जो बेटा जब लास्ट क्लास में जब पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा, होमोडायटोमिक्स के लिए पढ़ लिया था। तो सबको क्लियर हो गया था होमोडायटोमिक्स के लिए। आज अपन बात करेंगे बेटा हेट्रोडायटोमिक्स के लिए। देखो हेट्रोडायटोमिक्स में कौन कौन आते हैं। हेट्रोडायटोमिक तो एटम तो दो होने चाहिए, जैसे आपके पास CN है, क्लियर है, जैसे आपके पास NO है, जैसे आपके पास CO है, जैसे अपने पास HF है। बहुत सारे और हेट्रोएटॉमिक भी है, लेकिन अपने को इन्हीं 4-5 का ही पढ़ना है क्योंकि ये अपने सिलेबस में, इसके बाद अपने सिलेबस में नहीं है तो अपने को पढ़ना भी नहीं है। अब हेट्रोएटॉमिक में फर्क क्या होता है, होमोडायटोमिक्स और हेट्रोडायटोमिक्स में अगर अपन बनाने की बात करें कि भाई इनमें डिफरेंस क्या फील होगा, क्लियर है। तो पहले एक सेकंड में बना ही लेता हूँ, ढंग से बने हुए नहीं, एक सेकंड ना। देखो हेट्रोडायटोमिक्स के लिए अगर अपन बात करें बेटा, देखो होमो और हेट्रो में थोड़ा सा फर्क है। होमो में क्या दोनों एटम सेम थे, तो दोनों तरफ से सेम एटम आ रहा था। अब की बात दोनों तरफ से सेम एटम नहीं आएगा, तो किसी भी जो चीज की एनर्जी होती है बेटा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी बेटा, कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ऑफ कोर्स हेट्रोडायटोमिक में दो सेम चीज तो आनी ही नहीं है, दो अलग अलग आनी है, तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और एक की कम। तो देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है कि जैसे अपने पास 1s वाला, अगर मैं बात करूं बेटा, ये ग्राफ एनर्जी में, तो देखो बेटा यहाँ पे अगर आप एक का 1s है उसकी एनर्जी आप ज्यादा देखोगे और एक के 1s की एनर्जी क्या देखोगे, कम। तो बताओ कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्बिटल है, ये वाला कि वो वाला, वो वाला। नीचे है ना, देखो एनर्जी में, एनर्जी में क्या है नीचे, बाकी सब कुछ सेम, बाकी कोई फर्क है नहीं है। ये किसका ग्राफ बन गया, हेट्रोडायटोमिक का। किसका बन गया, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p। डिटो सेम ही तो है, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बस। अब जैसे हमसे किसी ने कहा CN के लिए बनाओ, किसके लिए बनाओ बेटा, CN के लिए। तो CN में मुझे पता है कार्बन होगा, तो ये तो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा और ये है नाइट्रोजन को। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, बन गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, दो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, दो इसमें जाएंगे, रेल है नाइट्रोजन, क्लियर है। अब यहाँ कितने, तीन और दो पांच, तो एक दो तीन चार और एक पांच। तो बताओ साइनाइड कैसा है बेटा, पैरामैग्नेटिक। म्यू कितना आएगा, √n इंटू n प्लस 2, तो √3 मतलब 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। बोलो कोई दिक्कत है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, सिर्फ बॉन्डिंग देखो ना, 5 - 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा बेटा 2.5। सिर्फ आउटर मोस्ट देखो, सिर्फ क्या देखो आउटर मोस्ट। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, दो, दो चार, चार और पांच, 9। बोलो कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन पूछे तो नीचे से गिनना है। और देखो ये बनाना है, सबसे पहले काम क्या होता है, इसे बनाना सीख जाओ, बाकी सब है। और हेट्रो में क्या करना है, बस एनर्जी वाइज डिफरेंस करना है, बाकी तो सब सेम ही है। ये CN का है,
अगर मैं Cn माइनस का बनाऊं तो Cn माइनस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आके रहने लग जाएगा और नेचर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। म्यू कितना होता है 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 3। चमका गया। तो Cn माइनस और Cn में से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, Cn की, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ कम होती है ना बेटा, तो Cn की बॉन्ड लेंथ क्या है ज्यादा। सब कुछ वही क्वेश्चन हुए, क्या कोई डिफरेंस है इनमें। ये तो Cn का हो गया, किसका हो गया बेटा Cn का। अगर मैं इसी जगह NO का ग्राफ बनाना चाहूँ, किसका बनाना चाहूँ बेटा NO के लिए, तो जैसे NO आया मुझे पता है ये फिर नाइट्रोजन होगा और ये कौन होगा, ये तो नाइट्रोजन ग्राफ हो जाएगा, ये किसका ग्राफ हो जाएगा ऑक्सीजन का। अब एक भी अगर ऑक्सीजन एटम आ गया तो ये जो ये वाला डब्बा ये यहाँ से हटेगा बेटा और नीचे आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी कोई फर्क है आ रही बात में। अब ये हो जाएगा सिग्मा 2, एक भी ऑक्सीजन हुआ तो, दोनों नहीं एक भी ऑक्सीजन हुआ तो डब्बा नीचे आ जाएगा। हाँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इसके आगे सब में, जैसे ये आए एक डब्बा कहाँ जाएगा नीचे, आगे सोचना ही नहीं, बोलो कोई दिक्कत है। और जैसे डब्बा नीचे आ गया अब क्या खेल है, ये नाइट्रोजन का ग्राफ है तो इसमें 3 होंगे और इसमें कितने होंगे 4, तो इस शुरुआत तो ऐसा ही होगा। अब देखो ये नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन है क्योंकि ऑक्सीजन वाला नीचे होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा। अब कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 4 3 है 7, तो पहले 2 इसमें गए तो 2 तो 4, फिर एक 2 तो इसमें गए, फिर 3 4 5 6 और एक इसमें जाएगा ऊपर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दोगे सीधी सीधी। और क्या आ गया बेटा आपके पास NO का, सबसे पहले बताओ NO कैसा है बेटा, पैरामैग्नेटिक, कैसा है बेटा पैरामैग्नेटिक। उसके बाद में क्या देखना है बेटा म्यू, तो म्यू कितना आएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। बॉन्ड ऑर्डर बताओ भाई, बॉन्डिंग कितने हैं 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना है 2.5। अब अगर मैं NO प्लस की बात करूं तो NO प्लस क्या होगा बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो नेचर कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक, म्यू क्या हो जाएगा 0 और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 3। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है NO प्लस की NO, NO प्लस। और अगर NO माइनस होता तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाता, वो भी क्या होता पैरामैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर क्या आता उसका कम, वो कम स्टेबल हो जाता। बोलो कोई दिक्कत है, किसी को भी बनाया जा सकता है। और जनरली देखो बेटा अगर सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर इनकी बात हो रही हो तो आप सिर्फ आउटर मोस्ट बना लो ना, इनर की जरूरत ही नहीं, इनर की जरूरत ही सम का क्या, अरे बोलो। अब देखो दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होती है, दिक्कत होती है बेटा जब हम सीओ का पढ़ते हैं, किसका पढ़ते हैं बेटा, देखो सीओ का जो रियल एमओटी है वो हम पढ़ते ही नहीं है, सीओ की हम टेम्परेरी एमओटी पढ़ते हैं, टेम्परेरी से ग्राफ पढ़ते हैं क्योंकि अपने सिलेबस में इससे आगे है नहीं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा सीओ को समझना होता है, वहां कार्बोनिल कंपाउंड की केमिस्ट्री होती है इसलिए अपन पढ़ते हैं, ठीक है वो भी टेम्परेरी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं रियल सीओ ग्राफ कभी नहीं पढ़ते अपन, क्लियर। उसमें एसपी मिक्सिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अपन सिंपल सी कहानी अगर अपन नॉर्मल बनाए तो देखो ऐसा ही होगा बेटा, शुरुआत में सीओ के लिए मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ये कार्बन का और ये ऑक्सीजन का, अंग्रेजी वाइज का माना थोड़ा नीचे ही होना चाहिए ना, अब जो ध्यान से ये इसका ग्राफ, अब पर ये टेम्परेरी ग्राफ है, रियल ग्राफ है नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ टेम्परेरी ग्राफ है जो अपने आंसर देता है सारे। तो ये कौन होगा सिग्मा 1s, ये कौन है सिग्मा 1s स्टार, ये कौन है सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार है 2s, ये कौन है सिग्मा 2pz, ये कौन है पाई 2px और ये कौन है पाई 2p, ये कौन है पाई स्टार 2px 2py और ये इसको बोलते हैं एसपी मिक्सिंग, क्या बोलते हैं, हमसे ग्राफ तो पूछेगा नहीं,
नाम पूछेगा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे, sp मिक्सिंग के कारण ये ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, s और p ऑर्बिटल इनके आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स। कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा होती है, इनके ऑर्बिटल ही मिक्स हो जाते हैं। अब ऑर्बिटल मिक्स हो गए, नई तरह की एमओटी पढ़नी होती है, वो अपने सिलेबस में इतनी है नहीं, तो अपने टेम्पररी ग्राफ बना लिया कि इससे अपना आंसर सारे मिल जाएंगे, जो आंसर पूछता है सारे आंसर है मिल जाएंगे। यही है बेटा कार्बन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किसका है बेटा, ऑक्सीजन का। तो दो, दो चार, दो छह, और ऊपर कितने बेटा, चार दो छह, तो दो इसमें, तीन चार पांच और छह। तो सीओ के लिए अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालू बेटा, कि सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो सीओ का आउटर मोस्ट, देखो ये दोनों एक साथ आउटर मोस्ट में काउंट होंगे अब, क्योंकि तो मिक्स हो गई, आपस में क्या हो गए, मिक्स। तो आउटर मोस्ट में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, दो चार, दो छह और दो आठ, ये भी तो बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग कितने लिए, आठ, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने, आउटर मोस्ट को देख लो, इनर मोस्ट छोड़ दो, कितना आएगा बेटा, तीन। तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तीन। ये वीबीटी कभी नहीं समझा पाई सीओ का बॉन्ड ऑर्डर तीन कैसे, सिर्फ एमओटी बताती है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तीन। आ रही बात में, नेक्स्ट ध्यान से समझो, क्लियर है। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर मिल गया सीओ का। नेचर कैसा है सीओ का, डायमैग्नेटिक, म्यू कितना है, जीरो। अब अगर मैं बात करूं सीओ प्लस की, किसकी बात करूं बेटा, सीओ प्लस में से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इस सिग्मा स्टार बनने से सबसे बाहर, तो क्या इसी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और ये कैसा है, एंटी बॉन्डिंग, कैसा है। तो अगर मैं सीओ में से इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो सीओ प्लस के लिए अगर मैं बात करूं, सीओ प्लस वैसे तो पैरामैग्नेटिक है, म्यू आएगा इसका 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसके अगर मैं सिग्मा स्टार में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसमें से निकलेगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट उससे निकालते हैं हम, तो अगर आउटर मोस्ट से निकालते तो अपने पास टोटल कितने हो गए बेटा, बॉन्डिंग तो 8 है, माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बेटा, 7, 7 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 3. तो बताओ सीओ प्लस ज्यादा स्टेबल है कि सीओ, सीओ प्लस। देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मैं पूछूंगा तब ये ग्राफ याद होना चाहिए बेटा, वहां पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जब कार्बोनिल कंपाउंड की पूछूंगा ना, तब ये ग्राफ काम आएगा। अगर मैं सीओ प्लस की जगह सीओ माइनस लूं, तब क्या आएगा बेटा, सीओ माइनस में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहाँ पे। तो नेचर तो इसका भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, म्यू अब भी 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो बॉन्डिंग तो 8 है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग कितने, 3 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 2.5। तो हमसे एक तो पूछता है सीओ, सीओ प्लस और सीओ माइनस की स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो बता ही देंगे। अरे बोलो, चमका क्या, पक्का। ये इसके सीओ के लिए, और ये टेम्पररी ग्राफ है, मैंने पहले बोला है, आपसे पूछा ये ऐसा क्यों हुआ, तो बोलना है एसपी मिक्सिंग। चमका सबको। हाँ जी, सीओ के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ, अब तीसरा हमें बताओ, ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड बनाता है, कि ऑक्सीजन तीसरा बॉन्ड है, मतलब औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन ने, तो कौन सा बनाया होगा, कोऑर्डिनेट। और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्या है बेटा, तो उसने दिया होगा, उसने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो अब देखो इसमें एक और चीज समझ सकते हो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में काम आएगा, कार्बन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो बाकी दो उसके पास किस फॉर्म में, समझा, उसने दो ही किया, क्योंकि तीसरा बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट है, उसमें तो ऑक्सीजन ने दिए दोनों इलेक्ट्रॉन, भाई इसके दोनों इलेक्ट्रॉन तो किसने दिए, ऑक्सीजन। तो कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर, सीओ के पास क्या है, लोन पेयर। आगे बात में, तो कार्बन का देखो ऑक्टेट भी पूरा है, दो तो चार, दो छह, दो आठ, समझा। नेक्स्ट देखो बेटा, यह समझ में आ गया सबको का? अब बात करते हैं एचएफ की लास्ट में। देखो एचएफ में अगर अपन बात करें, तो फ्लोरीन के पास क्या है, 1s है, फ्लोरीन के पास 2s है, और फ्लोरीन के पास क्या है बेटा, 2p है, कौन है बेटा, 2p। और इसी तरह हाइड्रोजन के पास भी क्या है, सिर्फ 1s, ये हाइड्रोजन का और ये फ्लोरीन का। अब देखो बेटा क्या होता है कि हाइड्रोजन की अगर बात करें और फ्लोरीन की बात करें, तो फ्लोरीन की ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है। तो 1s और 2s की तो एनर्जी बहुत कम होती है, मैंने कहा सेम एनर्जी वाले आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। तो इसका 1s और इसके 2p की एनर्जी बराबर होती है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण हर की एनर्जी घटेगी। तो 2p की एनर्जी क्या होती है, 1s के नियर बाय। तो अब यहाँ पे आपस में ओवरलैपिंग होती है एचएफ में, और हमें पता है ओवरलैपिंग किन में होगी, सेम सेम में। तो इसका एक ऑर्बिटल है, तो इसका भी तो एक ही ऑर्बिटल जाएगा, होंगे इसके पास आउटर मोस्ट में तीन, लेकिन जाएगा कितना, एक। तो इसी तरह से बॉन्ड बनेगा बेटा,
एक इसका और एक है, एक इसका और एक है इसका, ये बनेगा सिग्मा और ये भी क्या बनेगा सिग्मा। अब ध्यान से समझना कि सर बाकी दो का क्या हुआ, मैं बाकी दो तो बॉन्ड बनाने में गए ही नहीं, बाकी दो बॉन्ड बनाने में गए ही कि सर कैसे नहीं गए, जैसे ये 2s वाला भी बॉन्ड बनाने में नहीं गया कि सर बाकी बॉन्ड बनाने में कैसे नहीं गए, क्योंकि बेटा सामने से जो हाइड्रोजन वो एक ही ऑर्बिटल लेके आ रहा है, तो एक ऑर्बिटल जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने तो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो ये और ये दो इसके पास एक है तो ये तो अपना एक ही देगा, बाकी बच्चे क्या कहलाएंगे नॉन बॉन्डिंग, क्या कहलाएंगे बेटा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब इसके बॉन्डिंग में अगर बात करें तो एक इसका और एक इसका, दो इलेक्ट्रॉन दोनों इसी में आएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या आएगा बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग है इससे कोई लेना देना आ गया समझ। तो यह HF का बॉन्ड किसका है बेटा HF का, ये मैक्स बुरे से बुरे दिन में पूछेगा वरना कोई पूछने वाला नहीं। आई बात में समझा के सबको। ये थी बेटा आपकी एमओटी, क्या थी बेटा एमओटी। और देखो बेटा एमओटी का क्वेश्चन आता ही आता है बहुत, और देखो एमओटी इसलिए बच्चे से गलत होती है वो ट्रिक से पढ़ता है, मोस्ट ऑफ बच्चों की आदत क्या होती है वो एक ट्रिक बना के रखता है 14 से नीचे वाला ये 14 से ऊपर वाला ये, और आधी बार गलत करता है वो, क्योंकि फिर उसमें क्या करता है ऐसा आया तो ऐसे याद रखना, ऐसा आया तो ऐसे याद करना। एक एमओटी का डायग्राम बना ले भाई, और कोई सा ही आए कोई टेंशन ही, समझ में आया सबको। और किसी से अब एमओटी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई, पक्का। चलो जी चलो जी अपन पढ़ते हैं बेटा सेकेंडरी बॉन्ड्स की बात। अब तक हमने जितना पढ़ा सब क्या था बेटा प्राइमरी बॉन्ड के बारे में था, अब सेकेंडरी बॉन्ड की बात करते हैं। देखो सेकेंडरी बॉन्ड जनरली किन में वर्क करते हैं बेटा, ये क्या होता है वीक अट्रैक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा वीक अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, इनके बीच में होते हैं। अपन सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ के अपन दूसरा वाला पढ़ते हैं जो सबसे आसान हो, जो क्या हो बेटा थोड़ा आसान पड़े। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत बड़ा है, छोटा सा वाला पढ़ लेते हैं पहले। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बेटा वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं ध्यान से समझेंगे। These are weakest type of inner intermolecular forces that exist among molecule which being a significant change in physical property। ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टियों को बदलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टियों का इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। आ रही बात में क्लियर। नेक्स्ट देखो दीज आर नॉन डायरेक्शनल, ये क्या है बेटा इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्वेश्चन पूछते हैं छोटे छोटे कि वंडरवॉल फोर्स कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शन कोई डायरेक्शन नहीं, हर तरफ से लग जाते हैं, क्लियर है। तो ये क्या होते हैं नॉन डायरेक्शनल। नॉन वैलेंस कोहेसिव फोर्सेस, कोई वैलेंस वैलेंस ऐसा नहीं है कि वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसा कोई पंगा नहीं है। दीज अट्रैक्टिव फोर्स बीइंग प्लेड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल। अगर दो मॉलिक्यूल में लग रहा है तो तीसरे मॉलिक्यूल से इनका कोई वास्ता नहीं है, वो कैसा है उनसे कोई मतलब है नहीं है, क्लियर है। तो क्या इनको एनवायरमेंट से कोई फर्क पड़ता है, कोई खास फर्क है नहीं पड़ता कि दूसरा मॉलिक्यूल कैसा है ज्यादा। नेक्स्ट देखो सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या देगा कि किसी गैस की फेज के लिए कौन जिम्मेदार है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटर एटॉमिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है नहीं है, वो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर है। छोटी छोटी चीजें बेटा। अदर देन कोवेलेंट आयनिक मेटेलिक बॉन्ड, ये क्या है इनको छोड़कर, क्लियर है, वो इनको छोड़ गया। अदर देन कोवेलेंट आयनिक मेटेलिक, इनको पढ़ के आ रहे हैं, ये किसी के फेज के लिए जिम्मेदार है नहीं है। ऑल्दो इनर्ट गैस, भाई ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल, कोई आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड है वो तो ही, लेकिन एक ही कंपाउंड आयनिक है वो सॉलिड में भी है लिक्विड में भी है और गैस में भी है, क्लियर। इनके अलावा जो फोर्स जो हमारे एक्सप्लेन करते हैं वो कौन है इंटरमोलिकुलर। जैसे ऑल्दो इनर्ट गैस डू नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ बॉन्ड, हमें पता है कि इनर्ट गैस के पास कोई बॉन्ड नहीं है, कोई भी बॉन्ड है बट मे एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ये बेटा लिक्विड और सॉलिड स्टेट में क्या करती है एग्जिस्ट करती है, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट है these so that the atom of inert gas are attracted by each other through some type of intermolecular forces। भाई इन जो आपके पास नोबल गैसेज हैं उनके पास क्या ऐसा जादू है भाई, तो हमने कहा उनके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, क्या है बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स, तभी तो वो लिक्विड में आ गई वरना तो आनी नहीं चाहिए थी। These intermolecular forces called van der Waals force may be following types, ये कई तरह के होते हैं बेटा।
उनमें से सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या है बेटा, ये ध्यान रखना बेटा, कौन कौन से वंडरबॉल फोर्स है, 3 दिन है जो वंडरबॉल है, बाकी वंडरबॉल नहीं है। तो बात करते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। देखो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कैसे अराइज होते हैं बेटा, कि दो डाइपोल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दो डाइपोल के बीच में होते हैं। देखो ध्यान से, कि जैसे मेरे पास है बेटा, मैंने लिया HCl, क्या लिया बेटा, दूसरा भी मैंने क्या लिया, HCl। क्या इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे डेल है होगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, जबकि ये बॉन्ड नहीं है बेटा, कोई बॉन्ड है। तो ये तो कौन है बेटा, डाइपोल। क्या है बेटा, और ये भी कौन है, और डाइपोल वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर। ये भी क्या है, पोलर। इन दोनों पोलर के बीच में जो ये अट्रैक्शन बना है, ये आगे भी बनता जाएगा। इसी को बोलते हैं डाइपोल है, डाइपोल अट्रैक्शन। भाई इन दोनों में चार्ज का सेपरेशन हुआ, वो चार्ज सेपरेशन आपस में अट्रैक्शन हुआ। तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड बॉन्ड है नहीं है। तो क्या हो गया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पोल्स ऑफ टू पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन आयन डाइपोल। अभी पढ़ेंगे आयन डाइपोल क्या है उसमें, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। तो सबको समझ में आया डाइपोल डाइपोल क्या है। चलो जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। एक डाइपोल है और फिर क्या है, इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर है, इसने एग्जाम्पल गलत लिया है, अपन इसको हटा देते हैं, ये चलेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। तो डाइपोल इंड्यूस का मतलब क्या होता है, एक तो डाइपोल है, एक तो क्या है, डाइपोल। अपन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आसानी से समझ में आए। जैसे मेरे पास HCl है, अपने पास ये Cl2 है, या दूसरा HCl। ये जो Cl2 है ये नॉन पोलर है। कैसा है बेटा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था बेटा, पूछता है अपने में। Cl2 कैसा होता है, नॉन पोलर। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये शुरुआत में नॉन पोलर था, ये कैसा था, पोलर, और ये कैसा है बेटा, पोलर। क्यों, क्योंकि इस पे तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्लोरीन की ज्यादा है। अब देखो बेटा क्या होता है, कि जब ये HCl इस Cl2 की तरफ अप्रोच करेगा, तो क्या इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जैसे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आमने सामने आते हैं, तो क्या इस क्लोरीन पे भी इलेक्ट्रॉन है, इसके क्लाउड में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो क्लोरीन का मतलब क्या है, वहां कोई क्लोरीन थोड़ी एटम में है, तो इलेक्ट्रॉन ही। इस क्लोरीन के भी क्लाउड में इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं तो देखो ध्यान से, जैसे ये अपने पास एक Cl2 मॉलिक्यूल है, इसके क्लाउड में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा ही है बेटा। इधर से एक दूसरा Cl आया, HCl। इस HCl पे डेल नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो डेल नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन क्या इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आप आ रहे हो, सामने से वो भी आ रहा है, लेकिन आप अकेले, वो 5 जनों के साथ आ रहा है, तो आप क्या करोगे, जाके भिड़ोगे, पीछे से रख लोगे, क्या आज पीछे से रख लेते। तो सेम कहानी है, Cl माइनस है, तो Cl माइनस Cl पे डेल नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास जितने होने चाहिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अभी तो डेल नेगेटिव है, और इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इस क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, इसके पास जितने होने चाहिए उतने ही है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। ये तो क्या है, इन दोनों में कोई चार्ज सेपरेशन ही नहीं है, दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेंगे, जब ये धक्का मारेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या सोचेंगे, कि अपन पीछे हो लेते हैं। क्या हो लेते हैं बेटा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पीछे हो लेंगे इस तरह से, कि भाई अपन पीछे वाले ऑर्बिट में चलते हैं, कहां चलते हैं, पीछे की साइड में, तो क्या इस वाले इलाके से इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, तो क्या इस वाले इलाके पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस वाले इलाके पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो सेम कहानी है, जब HCl इसकी तरफ अप्रोच किया, तो इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को इसके रिपल्सन के कारण क्या किया, पीछे, तो इस पे क्या है, डेल पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन पीछे हुए वो इसके हाइड्रोजन से क्या हो गए, अट्रैक्ट, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पीछे खींच रहा है, ये आगे से धक्का मार रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पीछे चले गए, तो यहां पर भी अट्रैक्शन होगा और यहां पर भी क्या होगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान देखो, पहले Cl2 नॉन पोलर था, Cl2 क्या था, और अब क्या हो गया, पोलर, लेकिन इंड्यूस्ड हुआ, क्या हुआ, इंड्यूस, इसे चढ़ा लिया इन्होंने, कि नहीं नहीं भाई तो कर सकता है, तो कर सकता है। आ रही बात में, मैं पहले नहीं था ये, इस क्लोरीन की संगति के कारण खराब हुआ, तो इसने इसको क्या किया बेटा, इंड्यूस किया। इस क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे गए बेटा, सॉरी अपन इस पे पॉजिटिव लिख दिया, माइनस। इस क्लोरीन को धक्का दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन पीछे गए,
और इस क्लोरीन ने क्या, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, पीछे आ रहे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा भी, क्या जो पीछे आ जाओ मैं अट्रैक्ट कर दूंगा। क्लियर है? तो ये डाइपोल था, ये डाइपोल नहीं था, लेकिन ये क्या हो गया बेटा, इंड्यूस डाइपोल हो गया। क्या हो गया, चमका क्या? तो ये किसके बीच में होगा, एक पोलर होगा एक, क्योंकि नॉन पोलर को तो आप इंड्यूस करोगे। अरे बोलो कोई दिक्कत है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया, एक गाना है कि यार तेरा डिफाल्टर ता हो, या कुछ ऐसा कुछ गाना है, सुनना उसको, पंजाबी गाना है, मेरे को खुद को नहीं आता ना, डिफाल्टर डिफाल्टर नाम से कुछ गाना है पंजाबी। उसका मतलब होता है कि उसमें एक छोरा होता है, वो शरीफ सा होता है, लेकिन वो बदमाश से भीड़ भीड़ के खुद ही बदमाश बन जाता है। क्लियर है? तो डिफाल्टर उसी को बोलते हैं जो खत्म हो चुका होता है, तो वो क्या होता है, खत्मों के साथ रह के खुद भी क्या हो जाता है, खत्म। तो ये जो सीएल है, ये बेचारा आराम से बैठा था, इसके साथ रह के क्या हो गया, खत्म। आ रही बात में? तो बस यही कहानी। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? तो उस गाने को सुन लेना, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि अच्छा वो डिफाल्टर था नहीं, बेचारा डिफाल्टर है, हो गया, तो बस इसी कहानी, ये भी डिफाल्टर हो गए। समझा क्या सबको? तो ये क्या, इससे क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस है, डाइपोल। तो दिस टाइप ऑफ कोहेसिव फोर्सेस अकर इन अ मिक्सचर ऑफ पोलर एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर होगा और एक नॉन पोलर होगा। क्लियर है? द फॉर्मर इंड्यूस पोलरिटी इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाय डिस्टर्बिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के कारण जनरेट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पीडीएफ में दे रखा है Cl2S2 एक ही बात है। अरे बोलो। नेक्स्ट वन आता है इंस्टेंस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। मतलब ये जो डाइपोल है इसे मैं इंड्यूस डाइपोल भी बोल सकता हूँ। क्लियर है? ये सिंपल सी कहानी, ये दो नॉन पोलर में होता है। किन में होता है? दो, मतलब दोनों ही नॉन पोलर होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? कि सर दो नॉन पोलर आपस में डाइपोल कैसे बन गए? देखो क्या होता है कि जैसे अपने पास में, ये अपने पास जैसे एक F2 है, या फिर कोई एटम है, इसके पास ये न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पे कौन बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन। क्या बने हुए हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा एटम है, इस पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? अब देखो क्या होता है बेटा, सिंपल सी कहानी है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करती है, अगर आपने किसी कारणवश एक में डिस्टरबेंस आ गई, भाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, अगर मान लो इसके इलेक्ट्रॉन घूमते हुए सारे एक तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन क्या आ गए बेटा, सारे एक तरफा, भाई इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन सारे क्या आ गए, तो क्या इस एक मॉलिक्यूल में इधर वाला इलाका पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वाला इलाका नेगेटिव हो जाएगा? तो ये क्या हुआ बेटा, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंट। अचानक से एक मॉलिक्यूल में डाइपोल आ गया। कैसे? उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के घूमने के कारण। भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे, तो इलेक्ट्रॉन घूमते समय अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफा चले गए, तो अगर इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफा चले जाएंगे तो उस एक तरफा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और एक तरफ क्या बच जाएगा, पॉजिटिव। तो एक अचानक से जनरेट हुआ, ये हमेशा बहुत वीक होता है, बहुत ही वीक। भाई कुछ मॉलिक्यूल में ऐसा हुआ, जैसे ही हुआ ये क्या बन गया बेटा, इंस्टेंट डाइपोल बन गया। और जैसे ये डाइपोल बना, ये दूसरों को भड़काएगा, ये क्या करेगा, दूसरों को। कैसे? कि अब जैसे ये वाला एटम है बेचारा, इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं था, अब ये नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल, रिपेल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन उछल के कहां चले जाएंगे, पीछे। तो ये इलाका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये इलाका नेगेटिव। सेम कहानी इनके सामने दूसरा एटम आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को धमकाएंगे, ये यहां से छोड़ के कहां चला जाएगा, पीछे, ये पॉजिटिव, ये। तो क्या ये इंड्यूस डाइपोल जनरेट होता जाएगा? इस सर ये होता किसमें, मैंने कहा दोनों ही नॉन पोलर होने चाहिए, जिनमें से एक किसी कारणवश क्या हो जाएगा, डाइपोल बन जाए। बहुत रेयर होता है पर हो जाए। आ रही बात में? वो एक किसी कारणवश अगर डाइपोल बन गया तो फिर सारे बन जाएंगे। क्लियर है? तो सारे के सारे, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नॉन पोलर। दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो ये नॉन पोलर में किसमें बेटा, इसमें एक बहुत फेमस मारवाड़ी कहावत है कि आ मेरा 56 पाठ तन में चाटू तो मन चाट। मतलब दोनों सेम, दोनों क्या है, सेम। क्लियर? दोनों क्या है, सेम। दोनों क्या है, सेम, कोई फर्क नहीं, मतलब बहुत वीक होते हैं, बहुत ही वीक। आगे बात में, तो सिंपल सिखाने, द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इन ए सिमिलर नॉन पोलर गैसेस मॉलिक्यूल। किसमें बेटा, नॉन पोलर गैसेस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड ए लंदन फोर्सेस। ये लंदन फोर्सेस नाम से जानते हैं, इनको पूछते हैं बेटा लंदन फोर्सेस किन में होते हैं, तो लंदन फोर्सेस सब में नहीं होते, किन में होते हैं, इन 56 पार्ट में। किन में होते हैं, नॉन पोलर। दोनों सेम होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, सेम, और दोनों नॉन पोलर। दीज फोर्सेज आर वेरी वीक इन नेचर, बहुत ही वीक होंगे, क्योंकि किसी एक आधे मॉलिक्यूल में तो जनरेट होगा ऐसा कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। क्या हो जाए बेटा, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब, जैसे इसका न्यूक्लियस इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर दे, ऐसा कुछ। क्लियर है? एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर। किस पे एग्जिस्ट करते हैं बेटा, लो टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज F2 Cl2 N2 और नोबल गैस।
सारी नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस में कोई तरह का फोर्स नहीं होता बेटा, वो तो डाई भाई जैसे हीलियम है, तो हीलियम तो न्यूट्रल है, उसमें क्या ही है, दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कहानी खत्म। लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन किसी कारणवश एक तरफ आ गए, जैसे एक तरफ गए, इस पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव, इस पे क्या आ जाएगा, डेल ए नेगेटिव। आगे बात समझ में, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। क्लियर है, और बहुत वीक होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, वीक। सम का क्या, चलो जी। अब ये तीन फोर्स ये हैं जो वंडरबॉल हैं, बाकी वंडरबॉल है, कौन कौन वंडरबॉल है, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। ये लंदन फोर्सेस को डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आयन डाइपोल अट्रैक्शन, कौन सा बात करते हैं। तो नाम से पता है, एक तो आयन होगा, जैसे सोडियम है, जैसे क्या है सोडियम, एक पानी है, तो सोडियम तो क्या है, आयन है प्रॉपर। भाई जैसे मैं फिर से बना लेता हूँ, ये सोडियम तो क्या है, प्रॉपर आयन है, और जो पानी है बेटा वो डाइपोल है। पानी क्या है कि डाइपोल, सोडियम में पॉजिटिव, उस पर नेगेटिव। अब क्या इस पॉजिटिव नेगेटिव में बताओ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, इसी को बोलते हैं आयन डाइपोल, क्या बोलते हैं, सॉरी गलती से लिख दी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन में पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत है। इसी तरह अगर मान लो एक Cl माइनस भी होता तो उसमें भी अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता, समझा क्या। अब देखो बड़ा सिंपल सी कहानी, इसमें चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये क्या आयन डाइपोल अट्रैक्शन समझ आपको समझ में आ गया। जैसे अगर मैं किसी एसिड को पानी में डालूं तो कौन सा फोर्स जनरेट होगा, जैसे HCl को पानी में डालूं तो बताओ ये कौन सा फोर्स जनरेट करेंगे आपस में, क्योंकि पानी में डालते हैं एसिड कौन होते हैं, जो पानी में जाने पे आयन से, तो पानी में H प्लस और Cl माइनस आएंगे, और जैसे ही पानी में H प्लस और Cl माइनस आएंगे तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे आयन डाइपोल अट्रैक्शन अट्रैक्ट जनरेट होगा, ये आयन, ये आयन, ये भी आयन और ये भी, समका क्या, किसने फोर्स आएंगे कहां काम पे। आपको याद है अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे उसमें आइडियल नॉन आइडियल पढ़ेंगे, वो इसी से डिफाइन है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है कि जो एग्जांपल है वो सारे इसी से डिफाइन है। सबको आया बेटा आयन डाइपोल अट्रैक्शन। चले आगे, नेक्स्ट वन है नॉन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस, कि जैसे एक आयन आ जाए, जैसे डाइपोल था उसकी जगह कौन आ जाए, आयन, तो ये जो सोडियम है वो क्या करेगा, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इस पे क्या आ जाएगा, तो किस आयन ने इंड्यूस किया, इसने नाम क्या हो गया, सॉरी सॉरी, मैं क्या पॉजिटिव आदमी हूं इसलिए पॉजिटिव साइन लगा देता हूं, तुम नेगेटिव आदमी हो इसलिए तुम्हें नेगेटिव साइन दिखते हैं। क्लियर है, तो इस पे क्या आ गया नेगेटिव, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, तो इनमें क्या होगा बेटा अट्रैक्शन, क्या होगा। अब आयन ये जरूरी थोड़े को नेगेटिव आयन भी आ सकता था, आगे समझ में, इसे क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। समझा यहां तक। नेक्स्ट देखो बेटा कि फैक्टर अफेक्टिंग जो लंदन फोर्सेज थे, उनके जो कौन कौन से फैक्टर जो लंदन फोर्सेज को इफेक्ट करते हैं, उनकी अगर अपन बात करें डिस्पर्जन फोर्स को इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो आप देखोगे बेटा उनकी साइज ऑफ मॉलिक्यूल, क्या होगा कि सर साइज से क्या होगा, क्योंकि जो बेटा साइज बड़ी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफा शिफ्ट होने के चांस ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक तरफ शिफ्ट हो गए तो एक इलाका नेगेटिव हो जाएगा, एक इलाका पॉजिटिव। आई बात में, बड़ी साइज वाले मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, क्या हो सकती है, एक अगर छोटा आइटम है तो उसमें न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने बस में रखेगा, तो चुपचाप राउंड राउंड घूमते रहो, दूर दूर पास आने की जरूरत है। लेकिन बड़ी साइज वाले मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलाका अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, तो उसमें तो इंस्टेंट डाइपोल बन सकता है कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए, न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन छोटी साइज वाले में न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे पूरा कंट्रोल रखता है, बड़ी साइज में जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम, तो उसका कंट्रोल ही नहीं होता, और कंट्रोल नहीं होने से इसके साथ खराबा होता है, तो दूसरे वाले में भी खराबा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल है। तो पहली बात हम क्या देखेंगे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, क्या देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पोलराइजेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है जो पोलराइज हो सकते हैं, तो जितने ज्यादा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा पोलराइज होने के चांस है, पर इससे अपने कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं मोलिकुलर मास, क्या देखते हैं बेटा, जैसे अगर अपने पास तीन है F2 Cl2 Br2 और I2, बताओ इसमें सबसे ज्यादा लंदन फोर्सेस किस में होंगे, कि सर सबसे ज्यादा लंदन फोर्सेस I2 में होंगे, मोलिकुलर बेस मास से देख लो या साइज से देख लो, एक ही बात है, तो इसमें सबसे ज्यादा लंदन फोर्सेज है, तो इसलिए I2 सॉलिड होता है, I2 क्या होता है, ब्रोमीन क्या होता है लिक्विड, और Cl2 क्या होता है गैस, और F2 भी क्या है गैस,
सोचो देखो, लंदन फोर्सेज ने फेज बदल दी, I2 में बहुत ज्यादा वर्क किया तो उसका तो सॉलिड बना दिया, Br2 को लिक्विड है। और F2Cl2 में तो बहुत ही कम लगता है, क्योंकि साइज बहुत है, छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से इंस्टेंट डाइपोल बनाना आसान है नहीं। समझा क्या? जैसे मैंने दिया CH4 और CH4, बताओ इनमें कौन सा फोर्स लगेगा? ये भी नॉन पोलर, ये भी। CCl4 और CCl4 में क्या लगेगा? नॉन पोलर है। बेंजीन भी क्या है? नॉन पोलर। दूसरी बेंजीन भी क्या है? नॉन पोलर। आगे बात समझ में? अरे बोलो। अब इनके हमें एनर्जी रिलेशन याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक इंटरेक्शन। आयनिक इंटरेक्शन मतलब एक कैटाइन होना चाहिए और एक है एनाइन प्रॉपर। उनमें जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r के। 1/, है। दूसरा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन है, उनमें जो एनर्जी होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? R² के। किसके है बेटा? नेक्स्ट ना डाइपोल, डाइपोल के किसके? 1/r³। अब देखो मैंने यहाँ स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल या फिर स्टैटिक्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक। जब रुका हुआ है, दोनों आयन हिल नहीं रहे हो, अगर आयन रोटेट करता है तो इसकी भी एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R⁴ मतलब आयन अगर अपने रोटेट करता है जगह से, मॉलिक्यूल अगर रोटेट करता है तो क्या होता है? एनर्जी 1/r⁴। तो ये स्टैटिक है, और ये कब है? जब वो रोटेट करता है, व्हेन मॉलिक्यूल इन डायनेमिक या रोटेटिंग। मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? रोटेशन। क्यों रोटेशन? सीधा पूछता है एग्जाम में, कोई कुछ काम नहीं आता। हाँ, स्टैटिक फॉर्म में डाइपोल, आयन डाइपोल अट्रैक्शन कितना है और स्टैटिक में डाइपोल अट्रैक्शन कितना है, दोनों चीजें एनसीईआरटी में लिखी है स्टेटमेंट है, तो सीधा सीधा पूछता है, इनकी सीधी वैल्यू पूछता है, कुछ नहीं पूछता। ठीक है। नेक्स्ट है ना आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। आयन है वो बटा क्या है? R⁴ और लास्ट में बटा डाइपोल इंड्यूस और इंस्टेंट डाइपोल दोनों क्या है? 1/r⁴ तो सबसे ज्यादा खत्म लाल तो ये दो ही है। आगे बात में तो अपने पास सबसे ज्यादा क्या है बेटा? आयन इंटीग्रेशन 1/r, फिर आयन डाइपोल कितना है? R², फिर डाइपोल डाइपोल R³, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल R⁴, फिर डाइपोल इंड्यूस और इंस्टेंट डाइपोल दोनों ही 1/r⁴। ये इनकी एनर्जी होगा, याद होना चाहिए। कैसे याद रखोगे? आयनिक इंटरेक्शन 1/r, फिर आयन और डाइपोल में R2, देखो इस हिसाब से आयन डाइपोल तो ठीक ठाक मजबूत होगा। उसके बाद डाइपोल डाइपोल R³, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल फिर भी थोड़ा ठीक है R⁴ और फिर दोनों R⁴ एक बार फिर से रिवीजन कर लो क्योंकि याद नहीं होंगे। आयनिक इंटरेक्शन 1/r, आयन डाइपोल R², डाइपोल डाइपोल R³, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल R⁴ और बाद में R⁴ और डाइपोल डाइपोल में अगर स्टैटिक नहीं है तो ये भी R⁴ के इनवर्सली पर। एनर्जी किसकी बात है? यहां तक समझा के सबको? अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी बात करते हैं बेटा? जो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बेटा? इट्स अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कैसा है बेटा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का ही क्या है बेटा? टाइप है, लेकिन उनसे बहुत मजबूत है, उनसे बहुत है, उन जैसा ही है। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं HF है, क्या इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा? इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव। क्या ये ऐसा ही तो होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन? तो इसको डाइपोल डाइपोल बोल सकते हैं, हाँ बोलो डाइपोल डाइपोल। लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल है, उनसे मजबूत होता है। उनसे क्या होता है? अब डाइपोल डाइपोल कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलना कब नहीं बोलना, तो देखो बेटा आपके पास कोई एलिमेंट X होना चाहिए जो किसी एटम H से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपके पास कोई एटम X होना चाहिए जो किसी H से जुड़ा होना चाहिए। और जो X है वो कौन कौन हो सकता है? वो हो सकता है फोन। कौन हो सकता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हमारी बात में और क्या होना चाहिए? मैंने कहा और हो सकता है कार्बन एटम। कौन हो सकता है? those have sp hybridization, those have ऐसा कार्बन होना चाहिए जो क्या होना चाहिए बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए कार्बन के पास में। वो कार्बन भी चलेगा क्योंकि बेटा हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो sp3 से sp2, sp2 से sp, तो sp कार्बन की बात हो रही, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के, बट नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है sp कार्बन की। अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? तो sp हाइब्रिडाइज क्या होना चाहिए? कार्बन। क्या होना चाहिए? कार्बन। इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक होगा तो क्या इस पे डेल नेगेटिव आएगा, इस पे डेल है? ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है बेटा, ध्यान रहे।
ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है। क्या है बेटा? कोवलेंट। अब कोई एटम होना चाहिए वाई, और वाई फिर से वाई इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, FON में से, और कुछ नहीं होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइज नहीं, सिर्फ F1। अगर इन तीनों में से कोई एक हुआ तो उस पे क्या आएगा? डेल नेगेटिव। क्या आएगा? क्योंकि ये जिससे भी जुड़े होंगे उससे इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, इन पे क्या आएगा? डेल नेगेटिव। इन पे डेल नेगेटिव आएगा तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? अट्रैक्शन। इसी का नाम H बॉन्डिंग है। इसी का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखो HF, तो आपका जो हाइड्रोजन है वो किसी X से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं उल्टा सुल्टा कैसे देख लो, हमारा हाइड्रोजन किसी फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, FON से जुड़ा हुआ है, और उसके पीछे कोई FON में से कोई एक और होना चाहिए, उनके बीच में जो अट्रैक्शन हुआ उसी का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अगर मैं तुम्हें ये कहूं, ये अपने पास है H2S, सल्फर और हाइड्रोजन में से सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऐसा ही होगा बेटा, इस पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हुआ, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल ही कहलाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए H किससे जुड़ा होना चाहिए? FON से, या फिर sp हाइब्रिडाइज कार्बन से, और पीछे भी क्या होना चाहिए? FON। कोई नहीं है इसमें तो इसको डाइपोल डाइपोल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FON sp हाइब्रिड कार्बन। क्लियर है? इट इज नॉट फॉर्म्ड इन आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड में नहीं बनता है बेटा। आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में तो कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है, कोई मतलब ही, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ नहीं बनता? आयनिक कंपाउंड में नहीं बनता, सिर्फ कोवलेंट होना चाहिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन कोवलेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म इन ए पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर में बनता, नॉन पोलर में तो बनता ही नहीं है। इट इज ए वेरी वीक बॉन्ड बट स्ट्रॉन्गर देन वंडरबॉल, जितने हम पढ़ के आए उनमें सबसे तो नहीं, लेकिन वंडरबॉल से सारों से स्ट्रॉन्ग है। आयन डाइपोल से तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लियर है? पर बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग है आयन डाइपोल, जिसमें आयन आयन अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। डाइपोल से भी मजबूत है, डाइपोल से मजबूत है, इसका तो कोई आर से डिफाइन ही नहीं है। आ रही बात समझ में? इट आल्सो नोन एज डाइपोल, डाइपोल है अट्रैक्शन बट स्पेशल टाइप। क्या बोलेंगे? समझा? नेक्स्ट देखो, मेन कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए? हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON या sp हाइब्रिडाइज कार्बन। एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, जिससे ये जुड़ रहा है वो छोटी साइज का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि छोटी साइज होने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जितनी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेंगे, उतना ज्यादा क्या जनरेट करेंगे भाई? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कारण तो यहाँ मजबूत बॉन्ड बन रहा है भाई। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा या जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा तो अट्रैक्शन होगा, तभी तो इसको हम कह रहे हैं मजबूत है। क्या है बेटा? आयन डाइपोल से अच्छा है तो आयन डाइपोल जैसा ही, लेकिन उससे अच्छा है, इसलिए तो नाम दे रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम दे रखा है? नेक्स्ट वन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का डिक्रीजिंग क्या है बेटा? NOF, इसका मतलब F बहुत अच्छी चीज है, फिर कौन है? ऑक्सीजन, और फिर कौन है? नाइट्रोजन। समझा गया? नेक्स्ट वन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो आप साइज बोल दो कि साइज छोटी होनी चाहिए, या फिर क्या बोल दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो स्ट्रेंथ ऑफ एट बॉन्ड है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। दोनों बात तो सेम ही है, तो ये कम होगी तो ज्यादा होगी। आगे बात समझ में? नेक्स्ट वन है हाइड्रोजन बॉन्ड अकर इन HCN, HCN में भी अकर होता है ड्यू टू CN ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ये HCN है बेटा, जो sp इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अगर ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या जनरेट होगा? इस पे डेल पॉजिटिव होगा, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल नेगेटिव, यहाँ क्या जनरेट होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है? हमारे पास दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होते हैं इंट्रामोलिकुलर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को इन्हीं दो में वर्ड में होता है। देखो कंफ्यूज होना ही क्यों है? इंटरनेशनल, खत्म कहानी। इंटरनेशनल क्या होता है बेटा? दो देशों के बीच में। इंटरनेशनल मैच क्या होते हैं? दो देशों के बीच में। ये इंट्रा वर्ड कई बार हमें समझ में नहीं आता, जैसे दो एक स्कूल में अगर कंपटीशन हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंट्रा,
इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन सुना होगा कभी। तो आप इस इंट्रा वर्ड को छोड़ दो, आप तो इंटरनेशनल याद रखो। तो इंटर मोलिकुलर, इंटरनेशनल मतलब दो मोलिक्यूल के बीच में, इंट्रा मोलिकुलर मतलब एक ही मोलिक्यूल में, कहानी खत्म। उसको क्यों याद रखें, इसके याद रखें। इंटरनेशनल दो देशों के बीच में, इंटर मोलिक्यूल दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक ही मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन। ये इंटरमोलिकुलर दो तरह के होते हैं, होमो इंटरमोलिकुलर और हेट्रो। तो होमो का मतलब दो सेम एटम में होंगे, जैसे H2O, एक H2O दूसरा H2, अगर इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो होमो, एक H2O और एक HF हुई तो आपस में क्या हुई बेटा, हेट्रो। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की। एच बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर मोलिक्यूल ऑफ आइदर ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड नोन एज ए इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखो, मोर एसोसिएशन टेक प्लेस इन इंटरमोलिकुलर बाय हैविंग मोर स्ट्रेंथ, दीज आर टू टाइप्स। छोड़ो इसको, बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं होमो इंटरमोलिकुलर। किसकी बात करते हैं, होमो इंटरमोलिकुलर। होमो इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये आपके पास एक पानी का मोलिक्यूल है, ये आपके पास दूसरा पानी का मोलिक्यूल है, ये आपके पास तीसरा पानी का मोलिक्यूल है। तो क्या ये पानी का मोलिक्यूल, जैसे अगर मैं इधर आराम से बनाए इसको समझने के लिए, जैसे ये अपने पास H2 है, ये अपने पास दूसरा H2 है, ये अपने पास तीसरा H2 है। तो क्या आपको लगता नहीं इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल है पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल है पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव डेल है। तो क्या इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में इस तरह से अट्रैक्शन जनरेट होगा। और पानी में इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है बेटा। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, FON से, और पीछे से अट्रैक्ट भी कौन कर रहा है, FON। तो ये बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और पानी में इस तरह से एक लीनियर चेन चलती जाती है, इसलिए पानी क्या है, लिक्विड। पानी क्या है, जबकि H2S लिक्विड नहीं है, क्योंकि H2S में सिर्फ डाइपोल डाइपोल है। क्या है बेटा, जो हमने अभी H2S पढ़ा था, कहां गया वो, यार इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ डाइपोल डाइपोल और डाइपोल डाइपोल मजबूत है, नहीं होता। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होते है, इसलिए पूछता है पानी लिक्विड क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम HF में हो सकता है बेटा, इस तरह से HF चलता जाएगा। ये एक HF मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HF मॉलिक्यूल है, तीसरा है। ये भी क्या है बेटा, होमो। क्या है बेटा, आई बात में। अब देखो बेटा, ये वाटर है, ये कौन है बेटा, वाटर। मतलब इसको लिक्विड बोल दें, है तो पानी लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब ये आइस बनाता है, तो आइस बनते समय पानी के मॉलिक्यूल और पास आते हैं, और पास आने के कारण इनमें क्या होता है, और पास नहीं आते वो, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्योंकि बेटा जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, फेज बदलेगी। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दूं, हम बॉईल करते समय क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते समय नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो जब इंटरमोलिकुलर बॉन्ड टूट जाते हैं तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, जैसे ये वाला है, अगर मैं इधर से बॉन्ड तोड़ दूं तो क्या ये अकेला मॉलिक्यूल पड़ जाएगा, और अकेला मॉलिक्यूल क्या होगा, गैस। तो हम किसी चीज को बॉईल करते हैं तो बॉन्ड कौन सा टूटता है, किसी सेकेंडरी बॉन्ड टूटेगा। क्लियर है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये आइस बन जाए तो और बॉन्ड बनेगा। और आइस में और बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटा, जैसे ये आपके पास एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये आपके पास दूसरा H2O का मॉलिक्यूल है, ये आपके पास है तीसरा H2O का मॉलिक्यूल है। इस तरह से ये इससे बॉन्ड बनाएगा, अरे बोलो। और देखो इस तरह से, जैसे ये H2O मॉलिक्यूल है, इसने इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया बेटा, इसने इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इसने इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, तो क्या बॉन्ड बनते जाएंगे आपस में यूं। तो देखो इस ऑक्सीजन के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में चले गए। अब आइस में क्या होता है, इस बॉन्ड बनाने की प्रोसेस में देखो बेटा, जब लिक्विड है तब तो ऐसा ही, और जब ये आइस क्या करती है बेटा, अपने आप को क्या करती है, आइस में कन्वर्ट होता है पानी, तो उस वक्त क्या होता है, बीच में खाली जगह बनती है। भाई देखो एक इस तरह से H2 जुड़े आपस में, तो क्या बीच में खाली जगह बनी कि नहीं बनी। अब सोच के देखो, मैं तुम सब बच्चों को ऐसे लाइन वाइज खड़ा करूं, ऐसे एक दूसरे का आगे यूं लाइन फिर लाइन, तो क्या कम स्पेस में खड़े हो जाओगे। लेकिन तुम्हें मैं कहूं कि ऐसे मत खड़े हो जाओ, आपस में यूं खड़े हो जाओ और एक दूसरे के हाथ यूं पकड़ लो, तो क्या तुम ज्यादा स्पेस कवर करोगे कि नहीं करोगे। सेम आइस में होता है, सेम किस में होता है, आइस में। देखो कि मेरे पास पानी की एक चेन है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डेड से कनेक्टेड है, पानी की ऐसे दूसरी चेन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है लिक्विड फॉर्म में, इस तरह से रहती है। तो मैंने कहा इसका मास है m लिक्विड, वॉल्यूम है v लिक्विड। तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, m लिक्विड अपॉन है v लिक्विड। ये लिक्विड की डेंसिटी किसकी है। लेकिन यही आइस जब पानी आइस में जाता है तो वो क्या करता है बेटा, इस तरह से कनेक्ट होता है, इस तरह से बॉन्ड बनाएगा।
इस तरह से बॉन्ड बनाने से क्या हो रहा है कि बीच में स्पेस खा रहा है कि नहीं खा रहा वो, और क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के चक्कर में स्पेस आता है बीच में, एक एक बनाएगा तो लाइन वाइज खड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे स्पेस खा रहा है, और इस स्पेस खाने का वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है। वॉल्यूम क्या हो जाती है? मास अब भी जो लिक्विड का है वही मास किसका है बेटा? सॉलिड का, आइस का। इसको हम एम आइस लिख देते हैं, वॉल्यूम आइस लिख देते हैं, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी बेटा? एम आइस अपॉन ए वॉल्यूम आइस। और मैं कहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ आइस ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। क्या सही बात है? क्योंकि लिक्विड में तो लाइन वाइज खड़े थे चुपचाप, बीच में ज्यादा स्पेस नहीं खा रहे थे। मैं तुम सब बच्चों को मैं लाइन वाइज खड़ा करूं, एक मैं खड़ा हूं, यहाँ तुम खड़े हो जाओ, एक के बाद एक यूं खड़े हो जाओ, एक सारे बच्चे यूं खड़े हो जाओ, आपस में दो दो का मुंह बना के यूं पकड़ लो एक दूसरे के हाथ। तो क्या तुम्हारे बीच में जो स्पेस खाली छूट रहा है, तो अब तुम ज्यादा वॉल्यूम कवर करोगे कि नहीं करोगे? कि सर ज्यादा वॉल्यूम कवर करेंगे। तो ज्यादा वॉल्यूम कवर होगी तो वॉल्यूम किसकी ज्यादा है? आइस की कि लिक्विड की? आइस की। जनरली सॉलिड की वॉल्यूम कम होती है सबकी, लेकिन आइस में उल्टा खेल है। आइस में क्या खेल है? आइस में, सॉरी, पानी में जो आइस होती है, सॉलिड फॉर्म होती है, उसकी वॉल्यूम क्या होती है? लिक्विड से ज्यादा। और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी बेटा? कम। किससे? लिक्विड से। और पानी की डेंसिटी कम होती है, इसलिए बर्फ पानी पे तैरती है। सॉरी, आइस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए आइस क्या करती है बेटा? पानी के ऊपर तैरती रहती है। कभी आपने देखा होगा, जबकि कोई भी सॉलिड होगा वो हमेशा डूबता है। किसी का भी सॉलिड ले लो वो हमेशा डूबता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है? लगभग सॉलिड की वॉल्यूम क्या होती है? कम। मास तो कहीं जाता ही नहीं ना भाई, आप लिक्विड से सॉलिड में गए, मास वही रहना है, आ रही बात में। लेकिन वॉल्यूम क्या होती है सॉलिड की? कम। तो डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। लेकिन पानी में उल्टा होता है, पानी में सॉलिड फॉर्म में क्या होता है बेटा? डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। डेंसिटी, सॉरी, कम। डेंसिटी क्या होती है? कम। इसलिए वो तैरती है। और इसके पीछे तुम सोचोगे भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसकी भी कम कर देता। तो उसके पीछे बेटा अगर अगर ऐसा नहीं करता भगवान, तो सारे समुद्र में रहने वाले सब मर जाते, समुद्र के नदियों में रहने वाले जीव, जहां सर्दियां पड़ती है वहां सब मर जाते। तो सर्दियों में क्या होता है बेटा? अगर बर्फ जमती है, भाई जब ठंड पड़ती है तो बर्फ जमती है। अगर मान लो ऐसा नहीं होता कि आइस की डेंसिटी ज्यादा होती, तो जैसे ठंड पड़ती पानी जमता, और ऊपर से जमी हुई बर्फ नीचे चली जाती, नीचे चली जाती तो क्या पूरी झील पानी की जम जाती कि नहीं जम जाती? पूरी पूरी लेक पानी से जम जाती, तो अंदर मच्छी सारी मछलियां सब मर जाती, सारा एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाती? खराब हो जाती। लेकिन इससे होता नहीं है। भगवान क्या करता है कि भगवान ने करता क्या किया, उसने ऐसा कर दिया पहले। उसने क्या किया कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट की। तो पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट करने के कारण क्या जनरेट हुई बेटा? उसमें स्पेस खाली हुआ। स्पेस, इन स्पेस खाली होने के कारण उसकी वॉल्यूम क्या होगी? ज्यादा, और उसकी डेंसिटी कम होगी। तो अब जैसे सर्दियां पड़ती है तो बर्फ जमती है, और ऊपर की लेयर बर्फ जमती है। अब कोई बच्चा कहेगा सर बहुत सर्दी पड़ेगी, -50 डिग्री होगा, तब तो नीचे की सारी बर्फ ही जम जाएगी ना, तब भी तो एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। बर्फ जमती है, बर्फ 1 या 2 मीटर की लेयर पकड़ती है, उसके बाद बर्फ होती है, वो क्या होती है बेटा? हीट की सबसे बेहतरीन इंसुलेटर होती है। आप कभी कोई बर्फ है उसके इधर कोई गर्म चीज है, उसके ऊपर आप बर्फ रख के ऊपर हाथ लगा लो, कभी आपको गर्मी फील नहीं होगी। जब तक वो बर्फ जिंदा है आपको गर्मी नहीं लगेगी। कोई गर्म चीज है, कोई गर्म चीज है, उसके ऊपर आपने बर्फ रखा, उसके ऊपर अपना हाथ रख लो, आप तक हीट नहीं पहुंचेगी जब तक आपके बीच में बर्फ है। आप कोई और चीज लोगे तो थोड़ी देर बाद हो सकता है वो चीज गर्म होगी, आप तक थोड़ी बहुत हीट पहुंचा दे। लेकिन आप किसी गर्म चीज पे आइस रखो, उस पर बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं होना जब तक वो आइस जिंदा है। आइस मर गई फिर बात अलग है। क्लियर है? मतलब मर गई मतलब खत्म हो गई, ठीक है। तो जब तक आइस बहुत अच्छी हीट की क्या होती है? इंसुलेटर। तो जैसे सर्दियां पड़ती है तो क्या होता है? आइस बनता है बेटा लेक में, और आइस की डेंसिटी कम होती है तो ऊपर की लेयर को कवर कर देती है। और जैसे ऊपर की लेयर को कवर किया, उसके बाद वो इंसुलेटर है, अंदर की हीट को अंदर रहती है, बाहर की हीट मतलब बाहर कितनी सर्दी पड़ती है वो अंदर जा ही नहीं पाती। हीट की क्या होती है? इंसुलेटर। तो बहुत ज्यादा सर्दी जहां पड़ती है लोग वहां बर्फ के घर बनाते हैं। क्लियर है? वो इसलिए बर्फ के घर बनाते हैं बेटा, क्योंकि नॉर्मल घरों में इससे अच्छा है बर्फ के घर में रहें, क्योंकि बर्फ बाहर कितनी सर्दी पड़ जाए अंदर तो हीट आ ही नहीं सकती, और अंदर की बाहर है। समझ में आया? जैसे तुमने देखा उन कई बार वीडियो आता है, जो लोग होते हैं जो साइबेरिया वाइबेरिया में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे आइस तोड़ के उसके अंदर कूदते हैं पानी में। तो देखो कितना बड़े महान लोग हैं। अरे तो उस पानी का टेम्परेचर बहुत लो नहीं होता, उस पानी जो अंदर होता है ऊपर आइस जमी हुई है, तो बर्फ को तोड़ के अंदर कूदते तो अंदर पानी का टेम्परेचर ऐसा थोड़ी -50 है। कहता यहाँ -50, वो बाहर है, पानी का टेम्परेचर -50 नहीं, पानी का तो ये 2-3 डिग्री है वहां पर। इसलिए ज्यादा खुश होने की तुम सोचते हो यार कितने महान लोग हैं, कुछ महान नहीं है, पानी का टेम्परेचर 1-2 डिग्री है। समझा क्या? तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेल है। तो आपको पूछता है कि आइस की डेंसिटी कम है, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कम है? समझा क्या? नेक्स्ट देखो, अब बोलते हैं हेट्रो इंटरमोलिकुलर। हेट्रो इंटरमोलिकुलर क्या होता है? एक H2 होता, जैसे एक एल्कोहल होता है एक H2 होता, इनके बीच में क्या कहलाती है? हेट्रो एटॉमिक। भाई दो अलग अलग एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, जैसे मैं HF और पानी लूं,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इनमें भी बनेगी, लेकिन ये क्या कहलाएगी, हेट्रोएटॉमिक। क्या कहलाएगी, पानी और एल्कोहल। जैसे ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये पानी का मॉलिक्यूल, ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये भी क्या कहलाएगी बेटा, हेट्रो इंटरमोलिकुलर। क्या कहलाएगी बेटा। नेक्स्ट वन बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर। किसकी बात करते हैं, इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है टेक प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल। अगर एक ही मॉलिक्यूल में हो जाए, कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए, जैसे अपन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसका नाम होता है बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, यही होता है बेटा। इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इसमें एक मॉलिक्यूल खुद में ही कर लेता है। ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल है, ये खुद में ही क्या कर लेता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हमारी बात में इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो में इंट्रामेंट्रो। क्या बोलते हैं, इंट्रा। ऐसे हमारे पास एक सैलिसिलिक एसिड होगा बेटा, ऐसा दिखता है सैलिसिलिक एसिड। एल्डिहाइड है क्या, तो एल्डिहाइड ले लेते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड इस कंपाउंड का नाम है। यहाँ पर भी क्या है, इंट्रामोलिकुलर, इसका नाम है ऑर्थोफ्लोरोफिनोल। तो ये रहा बेटा ऑर्थोफ्लोरोफिनोल। इसमें भी क्या होगा बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेटा क्लोरल, देखो इससे बोलते हैं क्लोरल, ध्यान रहे बेटा, CCl3 कहां पे गया, DDT बनता है इससे। ये होता है क्लोरल हाइड्रेट। इसमें भी क्या है बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन है बॉन्डिंग। कितना और बच गया, बहुत सारा, कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बच गया, इसे कल चलटाएंगे, ठीक है। चलो जी।